Hello students, welcome back to your channel Target Semester. This is educator Simran. So, congratulations to all the student जिन्होंने 2 यूनिट स्टैटिस्टिक्स के ख़त्म कर दिए हैं. स्टैटिस्टिक्स मेथड हमारा चल रहा था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर सेल्फ एंड मी टू कि हमने फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट बहुत ही अच्छे से पढ़ के ख़त्म कर दिया है, जिसमें हमने बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें देखी हैं. मेन जो आपका सेकेंड यूनिट में टॉपिक था वो था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए. तो उसको हमने कंप्लीट कर लिया है. सेंट्रल टेंडेंसी में कितने मेजर्स थे? 3 थे, मीन, मीडियन एंड मोड. उन तीनों को हमने कर लिया है. साथ ही साथ जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट था स्टैटिस्टिक्स में, आपका स्टैटिस्टिकल मेथड जो सब्जेक्ट है उसमें जो जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो सब हमने देख लिया है. तो जितना ये लेक्चर, भले जो लेक्चर का नाम है, जो सब्जेक्ट का नाम है वो स्टैटिस्टिकल मेथड है, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिकल मेथड है, डीडीओ एलयू का है, एलयू के बच्चों का है, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की बात हो रही है यहाँ पर. लेकिन डीडीयू के अगर बच्चे हो, डीडीयू में भी फर्स्ट सेमेस्टर में है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, सेम है, रिलेटेड है एक दूसरे से. मेजर सेंटर टेंडेंसी जो आप एलयू में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो वही डीडीयू में आप फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स करके पढ़ोगे. तो कंटेंट कहीं से भी अलग नहीं है, सेम है. तो जो भी बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हो, चाहे आप एलयू के हो चाहे आप डीडीयू के हो, एलयू फर्स्ट सेमेस्टर के हो, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर एलयू थर्ड सेमेस्टर के हो तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसी के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है डिस्पर्जन, जो कि अगर एलयू से पूछें, एलयू के सिलेबस को अगर देखें तो आपके सिलेबस में ये यूनिट, आपके सिलेबस में ज्यादा क्यों है ये, हो गया. आपके सिलेबस में ये यूनिट थर्ड का पार्ट है. यूनिट थर्ड का सबसे पहला टॉपिक है डिस्पर्जन और उसके मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन करके आपके सिलेबस में लिखा होगा, वो हमें आज पढ़ना है. तो आगे बढ़ने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसके पहले के जितने भी सेशंस हैं वो देख लिए होंगे. यूट्यूब पे अगर आप पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम आप अपने हमारे चैनल पे जुड़े हो, टारगेट सेमेस्टर पे पहली बार जुड़े हो, तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो. साथ ही साथ अगर सोच रहे हो, अभी भी डाउट में हो कि मैम हम अपना बैच लें कि ना लें, ये सही टाइम है कि नहीं है, सो अभी भी कहीं कुछ बिगड़ा नहीं है. लास्ट मोमेंट में पैनिक होने से अच्छा है कि आप अभी से ही इसको इनरोल करो और जाके जल्दी से, जितने भी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, 2 यूनिट बहुत है, बड़े बहुत लेंदी हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हुए हैं. सो लास्ट मोमेंट में आप इनरोल करोगे तो कोई ऐसा कुछ फायदा नहीं मिलेगा. तो इससे अच्छा जब इनरोल करना है तो अभी करो. अभी करोगे तो फिर जाके आप अपना लेक्चर अभी से देखना शुरू कर दोगे. एंड ट्रस्ट मी, सारे क्वेश्चन, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उसके कंटेंट समझाए गए हुए हैं. समझाने के साथ साथ न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ व्यू जो है, पार्ट जो है आपका, वो क्वेश्चन भी कराए गए हैं. साथ ही साथ मीन मीडियन मोड जो 3 हमने पढ़ लिया है, उसके प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चंस भी आपको दिया गया है. एंड आई होप जितने बच्चे एनरोल हैं ऑलरेडी वो देखे हैं लेक्चर्स, उनसे उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे. इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर के साथ. जल्दी से ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लेते हैं और शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक. तो डिस्पर्जन हम जब पढ़ रहे थे, तो डिस्पर्जन पढ़ने से पहले चलो थोड़ा सा और इसको जानते हैं. डिस्पर्जन पढ़ने की जरूरत ही क्यों आई? हम किस पार्ट पे चल रहे हैं? अपना स्टैटिस्टिकल जो प्रोसेस हम स्टार्ट किए थे, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस में डेटा कलेक्शन का था, फिर क्लासिफाई करना था, फिर उसको एनालाइज करना था, फिर इंटरप्रेट करते और फिर लास्टली हम उसका डिसीजन लेते. लेकिन हम जो डिस्पर्जन पढ़ रहे हैं, मेजर सेंटर टेंडेंसी पढ़े हैं, वो किस चीज़ का पढ़े हैं? ये एक तरह से हम एनालिसिस कर रहे हैं अपने पूरे डेटा का. जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया, जो सैम्पलिंग हम पढ़े हैं, सैम्पल के थ्रू हमने जितना भी डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, उस पर उसको एनालिसिस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि उसका क्या रिजल्ट निकल सकता है, क्या इंटरप्रिटेशन हम दे सकते हैं उसका. ठीक. तो कहीं ना कहीं आप जितने भी अभी मेजर सेंटर टेंडेंसी पढ़ो, इसके बाद डिस्पर्जन पढ़ो, स्क्यूनेस पढ़ो, क्यूटोसिस आई डोंट थिंक सो आपके सिलेबस में है, बट ठीक है, मैं थोड़ा सा वो बताऊंगी जरूर क्यूटोसिस क्या है, क्योंकि ये 4 मेजर्स हैं इसको निकालने के. तो ये सेंटर टेंडेंसी हमने पढ़ लिया है, डिस्पर्जन हम पढ़ने वाले हैं, स्क्यूनेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, और क्यूटोसिस इसी में आता है, तो थोड़ा सा आपको जरूर बताऊंगी क्यूटोसिस के बारे में भी. उसके बाद जाके नेक्स्ट और आपके हैं. सो बेसिक ये 4 जो मेजर्स हैं कैलकुलेट करने के, आपके डेटा का एनालिसिस करने के, इन 4 में हम यही देखते हैं कि आपका डेटा जो स्टैटिस्टिक्स हमको बता रहा है कि कैसे हम अपने काम को आसान कर सकते हैं, और जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, जिस भी टेक्निक से कर रहे हैं, जिस भी टूल को यूज़ करके कर रहे हैं, ये जो मेजर्स हैं वो टूल हो गए, जिस भी टूल को यूज़ करके हम कर रहे हैं, उससे जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना सही आ रहा है, सही है कि नहीं है, इसी को चेक करने के लिए ये सारे अलग अलग मेजर्स हैं. तो बात आती है कि मैम तब सेंटर टेंडेंसी तो हमको बता ही दिया था कि ये
एवरेज निकालेंगे तो मीन आ गया, मीन निकालना का मतलब एवरेज निकालना था, एवरेज निकाले मीन आ गया, मीडियन का मतलब जो मिडिल वैल्यू है इस पूरे डेटा सीरीज का वो उसका मिडिल मान लिए थे हम। उसके बाद हमने मोड निकाला तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले आने वाले हैं, जो स्टाइल को जानना है हमें और फैशन को जानना है हमें, तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं मोड को। ठीक है, ये सब तो ठीक है आपने निकाल लिया, लेकिन एक एक पर्टिकुलर पूरा एक डेटा है, 1000 है, 1000 डेटा सैंपल है आपका, 1000 डेटा सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने एक बता दिया, लेकिन हो सकता है कि वो जो एक है वो कहीं ना कहीं आपके पूरे डेटा सेट को सही से जस्टिफाई नहीं कर रहा है, सही से उसको डिटेल में बता नहीं रहा है। तो ये डिटेल, ये जो आपको एक और एक्यूरेसी देता है और प्रिसाइजनेस देता है, वो कौन देता है आपको? ये डिस्पर्जन देता है। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप लोग के लिए रहता है कि समझाने के लिए, कि अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, ठीक, उन्हें एक पॉन्ड को क्रॉस करना है, ठीक, पॉन्ड को क्रॉस करना है, तो अब जो भी लोग हैं वो उनकी हाइट नॉर्मल 5 से ऊपर है, 5 फीट से ऊपर है, ठीक, तो अब वो पॉन्ड का डेप्थ हमको नापना होगा, कहीं पर 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, कहीं मतलब डेप्थ की बात कर रही हूँ, कहीं 2 सेंटीमीटर, 2 इंच है, कहीं 4 इंच है, कहीं 5 इंच है, कहीं 7 इंच है, कहीं 8 इंच है, ऐसे हो गया। तो अब उसका ऑन एवरेज अगर हम निकालते हैं तो एवरेज मीडियन निकालें अगर, या एवरेज निकाल, चलो मीडियन ही निकालिए, 2 3 4 5 7 ऐसे है, उसका एवरेज निकालें तो आया कि 5 फीट है, ठीक, 5 फीट आपका ये पॉन्ड का डेप्थ है। तो ऐसा मान लिया गया कि ठीक है 5 फीट डेप्थ है, तो जो जितने फैमिली के मेंबर है सब 5 फीट से ऊपर वाले ही हैं, तो सब चल के चले जाएंगे, लेकिन चल के 2 फीट तक तो ठीक था, 3 फीट तक भी ठीक था, 5 फीट तक भी ठीक था, लेकिन 5 के बाद जैसे ही 7 आएगा तब तो सब डूब गया ना, सब डूब गए कि नहीं डूब गए? सो डिस्पर्जन आपको हेल्प करता है ये बताने के लिए कि मीडियन जो आपने निकाला है, जो मिडिल वैल्यू आपने निकाला है, या मीन जो आपने सेंट्रल टेंडेंसी एवरेज निकाल रहे हो, वो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके डेटा को गलत रिप्रेजेंट कर दे, आप सही तरीके से उसका कंक्लूजन ना दे पाए, इसलिए आपको उस हर मीडियन का, हर मीन का, हर एक बीच में जो सेंट्रल टेंडेंसी आ रही है उसका आपको स्कैटरनेस देखना चाहिए, कितना वो डेटा स्कैटर है। अगर वो बहुत दूर है, जो मीडियन एवरेज आया है उससे वो जो स्कैटरनेस हम डिस्पर्जन निकाल रहे हैं वो बहुत दूर है, बहुत फैला हुआ है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो डेटा आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी बता रहा है वो सही नहीं बता रहा है। वो ये बता रहा है कि 5 फीट आपने निकाला था लेकिन आगे 7 फीट था, तो कहीं ना कहीं जाते जाते जितने फैमिली मेंबर्स है वो डूब जाएगी। सो आपका ये डेटा सही नहीं बताया। लेकिन अगर आपका जो स्कैटर्डनेस है, जो मीन आया है आपका, अगर मीन आ गया 7 आ गया, 7 आया तो कहीं ना कहीं 7 के बाद तो और कोई डेप्थ है ही नहीं, तो 7 आया तो कहीं ना कहीं आपका जो स्कैटर्डनेस होगा वो उस मीडियन के पास में ही होगा, मतलब इसकी फैलाव देखी जाती है। अगर ये सेंट्रल पॉइंट था तो अगर ज़्यादा फैला हुआ है तो मतलब कि वो जो सेंट्रल टेंडेंसी हम निकाले थे वो गलत है, लेकिन कम कम है, पास पास में है, पास पास में ही फैलाव है इसका, तो मतलब कि वो जो सेंट्रल टेंडेंसी हम निकाले थे वो सही है। तो सेंट्रल टेंडेंसी सही है गलत है, वो जो आंसर आया है वो आप वो चीज़ आपको बताती है, उसका एक्यूरेसी आपको बताता है कौन? डिस्पर्जन बताता है उसकी एक्यूरेसी। तो डिस्पर्जन को मेजर करने के 2 मेन मेजर्स होते हैं। 2 मेन मेजर्स कैसे? एक आता है आपका एब्सोल्यूट मेजर और दूसरा आता है आपका रिलेटिव मेजर। अब देखो ये जो लेक्चर है आपका, ये जो चल रहा है वो आपका यूनिट 3 का सेकंड लेक्चर चल रहा है। इसका फर्स्ट लेक्चर जो है जिसमें हमने ये डिस्पर्जन क्या होता है, मेजर्स क्या होते हैं, मीनिंग क्या है डिस्पर्जन का, साथ में रेंज, सबसे पहला जो इसका डिस्पर्जन का जो सब फर्स्ट कॉन्सेप्ट है रेंज, वो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो ऐप पे ऑलरेडी अपलोडेड है। लेकिन ये यूट्यूब के आपके लिए आ रहा है ये वीडियो, तो इसलिए मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको थोड़ा सा मैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी बता दूं, फिर आगे आज नया टॉपिक शुरू करना है इसलिए ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं खर्च करेंगे। रेंज हमने पढ़ा दिया था तो रेंज तक हम लोग थोड़ा जल्दी चलेंगे, ठीक, लेकिन आपकी डिटेल लेक्चर आपका ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन इसके बाद जो टॉपिक है इंटरक्वार्टाइल रेंज पढ़ना है हमें और परसेंटाइल रेंज पढ़ना है, तो ये 2 और रेंज पढ़ने हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा अभी जल्दी चलेंगे। सो आई होप आप मेरे साथ कॉर्पोरेट करोगे, साथ में बने रहोगे और देखते रहोगे, इसको समझने की कोशिश करोगे। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताना कि क्या नहीं समझ में आया, कहाँ पर रह गए, ठीक, और या तो और समझना होगा तो जल्दी जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पर और डिटेल में इस सबको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी रखेंगे, जल्दी इन सेंस बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हल्का फुल्का रखूंगी, ताकि इतना रखूंगी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक। सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हमने 2 मेजर पढ़ने हैं, एक आया था एब्सोल्यूट मेजर और एक आया दूसरा रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर एक तरह से ये कह दो कि जो जितना है उतना आपको बता दिया गया, एज इफ कि अगर पर्सन का 60 kg वेट है 60 kg वेट है, 70 kg वेट है 70 kg वेट है, 45 kg वेट है 45 kg वेट है।
100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, एज इट इज जितना है, जो जितना है, रुपीज में है, 100 रुपए है, 200 रुपए है, 500 रुपए है, 1000 रुपए है, जितना है वो एज इट इज हमने एब्सोल्यूट आइटम को लिख दिया। एक्सप्रेस इन अ एब्सोल्यूट आइटम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मेजर। अब रिलेटिव मेजर क्या होता है मैम? रिलेटिव मेजर मतलब कि दो चीजों मतलब लेकिन सेम यूनिट के होने चाहिए। यहाँ यूनिट जो मैंने लिखा है, आइटम जो यहाँ पर है, वो आइटम सेम नेचर का होना चाहिए। उन दो नेचर, सेम यूनिट के नेचर को आपस में कंपेयर करके अगर हम कोई रिलेशन बता रहे हैं, कोई रिलेशन बता के उनका जवाब दे रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम रिलेटिव मेजर कहेंगे। और रिलेटिव मेजर किस में निकाला जाता है? या तो आप रेशियो निकालोगे या तो आप परसेंटेज निकालोगे, और इसी को क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। सो सिर्फ डिस्पर्जन निकालना है, मतलब वो एब्सोल्यूट मेजर निकाल रहे हैं हम। अब डिस्पर्जन जो निकाला है, जिस भी यूनिट का निकाला है, उसके सेम यूनिट से हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करके कोई रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो वो क्या आ जा रहा है? आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। इतना क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट, अब डिस्पर्जन और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में दो आपने देख लिया, एक आ गया आपका एब्सोल्यूट मेजर और दूसरा आ गया आपका रिलेटिव मेजर। लेकिन अब एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर में बहुत सारी चीजें जो है, बहुत टाइप्स ऑफ मेजर्स हैं जो आपको डिस्पर्जन में ही पढ़ना है। ठीक, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, हम 3 सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर पढ़ते थे, मीन, मीडियन, मोड। सिमिलरली डिस्पर्जन के मेजर्स में भी हमें 4 डिस्पर्जन मेथड पढ़ने हैं मेनली। ठीक, सबसे पहला आता है आपका रेंज। ठीक, फर्स्ट आपका आता है रेंज, देन आपका आता है क्वार्टाइल। फर्स्ट आ गया आपका रेंज आ गया, देन आया आपका क्वार्टाइल डेविएशन, फिर आया आपका मीन डेविएशन, और नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। एज इट इज हम कोई वैल्यू निकाल रहे हैं, रेंज निकालकर बताऊंगी रेंज क्या होता है, क्वार्टाइल क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सब बताऊंगी। फिलहाल बस इतना जानो कि अगर हम एब्सोल्यूट मेजर में ये 4 होते हैं, रेंज, क्वार्टाइल, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनका एग्जैक्टली हम कैलकुलेट करके वैल्यू बता रहे हैं, तो वो कौन से मेजर हो गया? एब्सोल्यूट वैल्यू में आ गया। ठीक, वहीं पर अब अगर रेंज जो मैंने निकाला, उसी में अगर हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करके जितना भी जो रेंज हम निकाल रहे हैं उसको कंपेयर करके हम कोई कंक्लूजन दे रहे हैं, कोई रिजल्ट दे रहे हैं, तो उसी को क्या कह देंगे हम? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। मतलब रेंज एब्सोल्यूट, रिलेटिव मेजर में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे। सिमिलरली क्वार्टाइल निकाल रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, मीन डेविएशन निकाल रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसी को एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर कहते हैं। ठीक, एब्सोल्यूट मतलब एज इट इज लिखना, इस एज इट इज को जो लिखा है इसको कंपेयर कर रहे हैं दूसरे उसी सेम यूनिट ऑफ आइटम के साथ, तो उसको हम क्या कह देते हैं? कोएफिशिएंट कह देते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन था, तो कोएफिशिएंट डिस्पर्जन में आते हैं आपके 4, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो ये नीचे लाइन लिखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही है। क्या है? क्योंकि ये इस पूरे मेजर्स ऑफ इस पूरे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का एक सिंगुलर प्रॉपर्टी है जो ये सारे फॉलो करते हैं। ठीक, ये सारे फॉलो करते हैं। जैसे क्या? ये सब एग्जांपल, ये जो प्रॉपर्टी यहाँ लिखा है, सबसे ज्यादा सॉल्व करने में, मतलब कोई अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में, या न्यूमेरिकल लगा रहे हो और ऐसा कुछ हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि ऐसा करना है, तो ये प्रॉपर्टी आपको हेल्प करेगी जल्दी अपने आंसर को कंक्लूड करके, वो भी विथ रीजन आप जल्दी अपने आंसर को कंक्लूड करके लिख सकते हो। ठीक, तो क्या है ये? इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन द चेंज ऑफ स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 by 1 वर्ड बाय वर्ड समझेंगे क्या बात कह रहा है। इंडिपेंडेंट मतलब कोई चीज इंडिपेंडेंट है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ठीक, वो खुद में इंडिपेंडेंट है, उस वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं आ सकते। चेंज कब नहीं आएंगे? इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज मतलब चेंज नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब ओरिजिन में कोई चेंजेस कर रहे हैं। ओरिजिन मतलब अगर कोई डेटा है उसमें हम कोई चीज प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, ओरिजिन मतलब कोई चीज प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन डिपेंडेंट मतलब चेंज आ सकता है। कब आएगा? जब उसमें हम उसके स्केल में चेंजेस कर रहे हैं। स्केल में चेंजेस मतलब प्लस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, तब आपके चेंजेस डेटा में आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आप हमेशा याद रखना। डिस्पर्जन का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन द चेंज ऑफ स्केल। ठीक, चलो इसी के साथ नेक्स्ट आपके लिए थोड़े बहुत स्लाइड्स रखा गया है, स्लाइड्स में रखी हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो बुक के कंटेंट हैं वो भी आपको मिल जाए इसी के साथ साथ। तो क्या कौन कौन से बेसिक फीचर्स ऑफ सीरीज हैं, या 4 टाइप्स ऑफ मेजर्स हैं। सेंट्रल टेंडेंसी जो हम पढ़ चुके हैं, मीन, मीडियन, मोड, ठीक, जिसमें आपको सेंट्रल वैल्यू कंप्यूट होता है।
डेटा सीरीज का। डिस्पर्जन में अब क्या होता है, ये जो सेंट्रल वैल्यू हमने कंप्यूट किया उसकी हम क्या देखते हैं, स्कैटर्डनेस देखते हैं, कितना फैलाव है, कितना फैला हुआ है वो डेटा, उसकी स्कैटर्डनेस हम देखते हैं डिस्पर्जन में। हाउ आर द डेटा स्प्रेड अबाउट ऑन एवरेज वैल्यू, जो एवरेज वैल्यू आया उससे कितना स्प्रेड है, स्प्रेड आउट कितना है, ज़्यादा दूर स्प्रेड आउट होगा मतलब वो वैल्यू सही नहीं आई है, पास स्प्रेड आउट रहेगा नज़दीक नज़दीक रहेंगे, मीन से और मोड से मीडियन से नज़दीक नज़दीक रहेगा स्कैटर्डनेस, तो वो डेटा को हम सही समझेंगे, इसीलिए डिस्पर्जन हम पढ़ रहे हैं। स्क्यूनेस यही जान लो, टेंडेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिपार्ट फ्रॉम सिमेट्रिक। जो स्क्यूनेस बताता है और जो क्यूटोसिस है तो आपके नेक्स्ट लेक्चर में, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताऊंगी, बस इतना जान लो स्क्यूनेस और क्यूटोसिस क्या बताता है, आपका जो भी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना स्क्यूड है, मतलब कितना कितना वो पॉजिटिवली स्क्यूड है कि नेगेटिवली स्क्यूड है। स्क्यूड मतलब यहाँ पर सिमेट्री की बात कर रहा है कि सिमेट्री में है 50% स्क्यूनेस है, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, जैसे यहाँ लिखा था मैंने, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर ऐसे है या ऐसे है तो इसको क्या कहेंगे, एक तरफ से कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड है, जहाँ पर मीन ज्यादा होता है मीडियन से और मीडियन ज्यादा होता है मोड से। लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो मीन कम होगा मीडियन से और मीडियन कम होगा मोड से। तो ये स्क्यूनेस हम पढ़ेंगे, स्क्यूनेस के बहुत सारे उसमें टेक्निक्स हैं, मेजर्स हैं, उसको पढ़ेंगे। और साथ ही साथ क्यूटोसिस में भी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, जिसमें यही जो है इसका फ्लैटेडनेस दिखाया जाता है कि कितना फ्लैट है, इस लाइन के पास रहेगा अच्छा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, पीक पे रहेगा तो क्या मतलब है, मिडिल में रहेगा तो क्या मतलब है, और नीचे रहेगा वो कर्व तो क्या मतलब है। तो कर्व की बात होती है, यहाँ दोनों में कर्व्स की बात की जाती है, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस में। तो अभी इसको बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में अपने, फिलहाल अपना डिस्पर्जन टॉपिक चल रहा है। डिस्पर्जन का एकमात्र आपका डेफिनेशन यहाँ भी लिख सकते हो ये कि फाइंडिंग मीन ओनली, अगर हम सिर्फ मीन निकालने हैं तो वो क्या हो सकता है, आपको कितना सही है या फुल इंफॉर्मेशन हो सकता है वो आपको वो डेटा ना दे सके, इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, स्कैटर्डनेस अराउंड it for which we have to study another characteristics of data known as dispersion। scatteredness देखते हैं उस आइटम का कितना है, तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना होता है, डिस्पर्जन पढ़ना होता है। तो अब पहला डिस्पर्जन हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपका मीनिंग यहाँ पे भी लिखा है, वही चीज है, कितना स्कैटर्ड है, एक वैल्यू कितना स्कैटर्ड है, कितना वेरिएशन है उसमें, ठीक, और साथ ही साथ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कितना वो स्कैटर्ड है, उसकी बात भी करता है आपका डिस्पर्जन। ओके अब ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर मैंने बता दिया है पहले ही, एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है ये बस इंपॉर्टेंट याद रखना कि सेम यूनिट में ही होता है, डिफरेंट यूनिट में आप एब्सोल्यूट मेजर नहीं निकाल पाओगे। जैसे ये डिफरेंट है, यहाँ रुपीज है, ये मीटर है, तो इसका आप एब्सोल्यूट मेजर नहीं निकाल पाओगे, ये लेकिन याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज है ये। एसेंशियल्स कुछ पढ़े थे हमने, रिजिड होता है, ऑल ऑब्जर्वेशन की बेस होता है, इजी टू कैलकुलेट होता है, ये सब चीज तो आप पहले से जान रहे होगे। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, मेजर्स ऑफ गुड्स। अब आगे आपका मेथड, किस किस मेथड से हम अपना डिस्पर्जन निकाल सकते हैं, तो देखना, ध्यान देना, लिमिट के बेस पे अगर लिमिट देखना हो, लाइक हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का लिमिट देखना हो कि ये जो सबसे छोटा वैल्यू है, अगर पूल की बात करें सबसे छोटा वैल्यू था 2 और सबसे हाईएस्ट वैल्यू था 5, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो लिमिट है, वो अगर हम निकालें किस तरह से निकाल सकते हैं, रेंज, इंटरक्वार्टाइल और परसेंटाइलेज, आज यही तीनों हमें कवर करना है। ओके नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा ऑन एवरेजिंग डेविएशन। अब ऑन एवरेज हम डेविएशन निकाल रहे हैं, कितना ऑन एवरेज डेविएट हो रहा है, कितना स्कैटर हो रहा है वो डेटा, उसके लिए हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड लास्टली स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में बता दिया था। नेक्स्ट लास्टली लॉरेंस कर्व के द्वारा, ग्राफिक मेथड के द्वारा भी हम डिस्पर्जन को निकालेंगे। ओके चलो शुरू करते हैं इसी साथ अपना सबसे पहला डिस्पर्जन का मेथड बोलो या मेजर बोलो, और सबसे इजीएस्ट, सबसे आसान कोई मेजर है डिस्पर्जन निकालने का तो वो क्या है, वो रेंज है। रेंज से सबसे आसान तरीके से हम डिस्पर्जन निकाल सकते हैं, जिसमें हमें सिंपली यही करना होता है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू और सबसे लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस देख लें हम, तो वो रेंज बता देता है। रेंज मतलब एक सीमा बता देता है कि इस पूरे डेटा का ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू था और ये सबसे लोएस्ट वैल्यू था, इन्हीं दोनों का हम डिफरेंस निकाल लें तो हमारा रेंज निकल के आ जाएगा। ठीक, चलो, so the difference between the highest value and the lowest value of this series, simplest absolute measure of dispersion। absolute measure लिखा है मतलब रेंज अगर लिखा है तो मतलब ये absolute measure दिखा रहा है, हाईएस्ट में लोएस्ट माइनस कर देंगे। कोफिशिएंट मतलब अब इसी को रिलेट करना पड़ेगा, यही जो डेटा है इसी को आपस में रिलेट करना क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ
रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज नेक्स्ट स्लाइड पे दिया होगा आपका, या ओके। जहां पर आपका ये भी फॉर्मूला कहीं कहीं यूज होता है, तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है, एमसीक्यू आ रहा है आपका, तो ये फॉर्मूला हो सकता है m1 माइनस एमओ। m1 किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम को, और mo किसको रिप्रेजेंट करता है, मिनिमम को, और r जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेंज को। ओके, इतना याद रखना। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की अगर बात करें तो अब इसी में हाईएस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस किया और हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट कर दो, मतलब कितना डिफरेंस आया और उस पूरे डेटा का कितना टोटल आया, इन दोनों का अगर हम डिवीजन कर रहे हैं तो वो आपको निकाल के दे रहा है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज वो निकाल के दे रहा है। इसी के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। ये क्वेश्चन तो सॉल्व किया हुआ है, इसीलिए ज्यादा टाइम इसमें लगना नहीं चाहिए। एक बार देख लो, दिखा देती हूँ एक आध क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन सब दिखा दूंगी। रेंज सीख लोगे तो इंटर क्वार्टाइल और परसेंटाइल रेंज पढ़ने में आसानी रहेगी। तो प्रॉफिट ऑफ बिजनेस है, तो प्रॉफिट में ये पूरा प्रॉफिट दिया है। इस प्रॉफिट में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट किसी यहाँ पर था, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कौन सा है, वैल्यू को देखा जाता है, याद रखना। अब हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं देखना है, आगे फ्रीक्वेंसी, ये कौन सा सीरीज है, तीनों सीरीज में पढ़ना होगा ना, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। जिस तरह हमने मीन, मीडियन, मोड पढ़ा था, उसी सिमिलर तरीके में हमें डिस्पर्जन का भी सारे मेजर्स पढ़ने हैं। इंडिविजुअल सीरीज का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कंटिन्यूअस सीरीज का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कौन सा सीरीज है, ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें आपको सिर्फ एक्स दिया है, ईयर दिया है, उसको रहने दो। यहाँ सिर्फ एक्स दिया है, एक्स मतलब यहाँ पर एक्स आइटम दिए हैं, प्रॉफिट की बात बता रहा है। तो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कौन सा है, वैल्यू 300, और सबसे लोवेस्ट कौन सा है, 100। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, या m1 माइनस mo। 300 माइनस 100 करेंगे 200,000, आपका ये आंसर आ गया रेंज का। कोफिशिएंट निकालना है, रिलेटिव मेजर निकालना है, सिमिलर करेंगे वही काम। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे और यहाँ टोटल निकालेंगे। डिफरेंस में से टोटल को हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर, अब देखो यहाँ पर इंटू 100 करते हैं हम, क्योंकि आपके जो भी आप कोएफिशिएंट निकालते हो, रिलेटिव मेजर निकालते हो, या तो वो रेशियो में निकालो या तो परसेंटेज में निकालो। जनरली आपका जो आंसर आता है, जो कोएफिशिएंट निकालते हैं हम, वो किस में आता है, परसेंटेज में आता है। इसलिए 100 से उसको हमने मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आपका आ गया 50%। नेक्स्ट आपके यहाँ सॉल्यूशन दिया भी है, सी वही लिखा है यहाँ पर। टू रिप्रेजेंट रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन एज अ परसेंटेज, सिंपली मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट बाय 100। परसेंटेज में उसको लिखने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और साइन लगा देना है परसेंटेज का, वही यहाँ पर हुआ है। 0.5 आता है इसको सॉल्व करने से, लेकिन इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50% आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये अब किसका, कौन सा सीरीज है, ये जल्दी से पहचानो। यहाँ एक्स दिया है, यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया है, कौन सा है ये, डिस्क्रीट सीरीज है। ये है आपका डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन, जिसमें आपको किस पे ध्यान देना है, फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना है, कौन कितनी बार आया है, कितनी बार आया है, इससे अब हमको मतलब नहीं है। हम क्या देख रहे हैं, वैल्यू को देख रहे हैं, किसकी हाईएस्ट वैल्यू, किसकी लोएस्ट वैल्यू है। तो कितनी बार आया इससे मतलब नहीं है, सबसे हाईएस्ट कौन सी वैल्यू हो गई इसमें, 13 हो गई, और इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी हो गई, 3 हो गई। एक्स को लेंगे हम, तो एक्स में h 13 l 3 10 आ गया आपका रेंज। कोएफिशिएंट निकालेंगे h माइनस एल प्लस अपॉन h प्लस एल, सॉल्व करेंगे, यहाँ डिफरेंस लेंगे, यहाँ टोटल लेंगे, सॉल्व किया, 100 लगाया, आपका आंसर आ गया 62.5। ओके, यहाँ पर इसको सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पर इसको 10 आया है, यहाँ पर 62.5 आया, लेकिन यहाँ बुक में गड़बड़ क्या था, बुक में कुछ कुछ सॉल्यूशन गलत हो सकते हैं। कैसे, मतलब मिसप्रिंट हो सकता है। मिसप्रिंट यहाँ हुआ था, यहाँ 18 लिखा था, जबकि यहाँ पर 16 होना चाहिए था। आंसर भले देखो सही आया है उनका, लेकिन यहाँ पर वैल्यू बस मिसप्रिंट हो गया था। फाइन। अब तीसरा आपका क्वेश्चन किस पे बेस है, जहाँ ऐसे क्लास इंटरवल आ जाता है, जहां पर भी ऐसा क्लास इंटरवल आता है, वो कौन सा सीरीज हो जाता है, वो कंटिन्यूअस सीरीज हो जाता है। अभी कंटिन्यूअस सीरीज क्या है, डिस्क्रीट सीरीज क्या है, इंडिविजुअल सीरीज क्या है, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, तो वापस से यहाँ रिपीट नहीं करूंगी, अदरवाइज वो वापस से टाइम उसी में चला जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर भी हमें क्या कहा था, वैल्यू को देखना है, एक्स को देखना है, फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 0 है, और सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 50 है। तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट करेंगे, 50 माइनस 0 50 आया, एक ये आंसर आ गया रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 100% आ गया, बस प्लस माइनस करना है, डिवाइड करना है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्लियर है, यहाँ आपका सॉल्यूशन दिया था, 1 × 100 किया होगा, 100% आया। ओके, तो
नेक्स्ट, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारथी बैच आपका लॉन्च हो चुका है, कब से चल रहा है। अभी भी कुछ बच्चे हो जो रह गए हो उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो, चाहे बीओ हो, बीकॉम हो, बीएससी, बीबी एलएलबी हो, एलएलबी हो, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर क्लासेस जो हैं, सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो, चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, सबकी तैयारी आपकी वीडियो क्लासेस रहेंगी वहाँ पर अवेलेबल। साथ ही साथ जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व कराए जाएंगे। शॉर्ट नोट्स आपको मिलेगा और साथ ही साथ फुल मेंटोरशिप मिलेगी आपको हमारे द्वारा। हमारे कॉमर्स में 3 एजुकेटर हैं, तीनों आपको गाइड करेंगे और मैं जो हूँ वो आपको बेसिकली एलयू के बच्चों के लिए आपका जो स्टैटिस्टिकल मेथड है, इनकम टैक्स है, ये सारे सब्जेक्ट में पढ़ाती हूँ आपको वहीं पर। ठीक, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो जो भी अभी ज्वाइन नहीं किया। और अगर कोई भी डाउट रह गया है, कोई भी डाउट रह जाए, तो एप्लीकेशन जब डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपको एक हेल्प मिलेगा, यहाँ हेल्प करके दिखेगा, यहाँ पर एक छोटा सा हेल्प दिखेगा, वहाँ पर आप अपना कॉल कर करके अपनी डाउट को क्लियर भी कर सकते हो वहाँ पर से भी। ठीक, और अभी भी कोई बच्चे हैं कि लगे कि नहीं हम कॉल नहीं कर सकते, हमको मैसेज करना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पर जितने भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएंगे। आपको भी कोई डाउट रहेगा तो आप वहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो टीम से। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, आपका लिखा है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? क्वार्टाइल, क्वार्टाइल हमने जब अपना टेंडेंसी हम पढ़ रहे थे उसके बाद हमने कहा था कि मीडियम तो आपको चीज़ों को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, पूरा डेटा आपका है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। क्वार्टाइल जब हम बात करते हैं तो क्वार्टाइल मतलब चीज़ों को 4 पार्ट में डिवाइड करना, तो कहीं ना कहीं वो पूरे डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था मीडियन, और क्वार्टाइल क्या करता था? उस पूरे डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा था। सिमिलरली डिसाइल क्या कर रहा था? डिसाइल आपके पूरे डेटा को 10 पार्ट में डिवाइड कर रहा था। और वैसे ही परसेंटाइल क्या कर रहा था? पूरे डेटा को 100 पार्ट में डिवाइड कर रहा था। ये जो हम डिवीजन कर रहे हैं डेटा का, मल्टीपल ऑफ पार्ट में डिवीजन कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? मीडियन आपको एक जनरल नॉलेज दे रहा था चीज़ों के बारे में, लेकिन आपको जो क्वार्टाइल है, डिसाइल, परसेंटाइल जो था वो आपको एक प्रिसाइज नॉलेज दे रहा था, एक एक्यूरेसी दिखा रहा था आपको, और डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था उस पूरे डेटा को, डेटा सीरीज के बारे में। तो सिमिलरली आपका जो ये रेंज था, रेंज में हाईएस्ट और लोवेस्ट हमने ले लिया, ये पूरा डेटा सीरीज था, इसमें सबसे छोटा कौन सा था, सबसे हाईएस्ट कौन सा था, हमने इसका डिफरेंस देख लिया कि कितना रेंज का रेंज आ रहा है, उसके अंदर कितने रेंज के रेंज है। लेकिन इंटर क्वार्टाइल क्या हो गया? अब यही जो डेटा था इसको 4 पार्ट में अगर हम डिवाइड कर दें तो वो क्वार्टाइल हो गया। स्टार्टिंग का 25%, फिर नेक्स्ट 25%, फिर नेक्स्ट 25% एंड देन फिर नेक्स्ट 25%। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया पूरे डेटा को, उसको क्या कह रहे हैं? क्वार्टाइल। तो अभी जब 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो पहला जो डिवीजन कर रहे हैं 25% पे, उसको क्या कहेंगे हम? Q1 कहेंगे। नेक्स्ट 25% और कर रहे हैं तो Q2, और उसके बाद नेक्स्ट 25% तो उसको क्या कहेंगे? Q3। अब याद करो, अगर ये पूरा डेटा था यहाँ से यहाँ तक का, इसका बीच का जो रहता है वो मीडियन कहलाता है। तो Q2 को हम एज अ मीडियन भी डिनोट कर सकते हैं। यस मैम, कर सकते हैं। Q2 को एज अ मीडियन भी हम डिनोट कर सकते हैं। सो रेंज क्या बता रहा है? इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या बता रहा है? इस डेटा को रेंज में जो आखिरी हाईएस्ट और स्टार्टिंग का लोएस्ट को हम डिवाइड कर रहे थे, डिफरेंस देख रहे थे, इसमें थोड़ा सा और प्रिसाइज कर दिया। प्रिसाइज क्या किया कि इस बीच के 50% की ही बात ये कर रहा है, ये 50% के डिफरेंस की ही बात कर रहा है कि अब इंटर क्वार्टाइल में हम जो सबसे Q3 है हाईएस्ट क्वार्टाइल है, और Q1 जो सबसे लोएस्ट क्वार्टाइल जो है, इसके बीच में डिफरेंस की बात करके, मतलब ये साइड के 25% को इग्नोर करके बीच के ये 50% की बात कर रहा है, और ये बीच के डेटा की और प्रिसाइज कर रहा है और इसको शॉर्ट करके आपको बता रहा है। ओके, तो क्या है इसका डेफिनेशन? द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्यों फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल क्यों नहीं लिखा है? क्यों ये थर्ड एंड फर्स्ट लिखा है? क्योंकि याद करो, जब हम मीडियन निकालते थे तो उसमें हमने सबसे पहला काम क्या करना था? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, मतलब छोटे से बड़ा बड़ा अरेंज करना था। इसको अरेंज करने के बाद अगर हम ये लिख दें कि यहाँ फर्स्ट कर दें और यहाँ थर्ड कर दें, तो मतलब कि आंसर जो आ जाएगा आपका नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हाईएस्ट वैल्यू होगा, यहाँ लोवेस्ट वैल्यू होगा, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो स्टार्टिंग का 25% छोटा होगा, फिर उसके बाद और बड़ा, फिर और बड़े और बड़े। सो इसलिए इसका डेफिनेशन इसी तरह से लिखना आपने एग्जाम में भी, कि सबसे पहले जल्दी जल्दी होता है ना कि फर्स्ट एंड थर्ड लिख देते हैं, क्या ही फर्क पड़ जाता है, लेकिन फर्क पड़ता है। डिफरेंस, जब भी डिफरेंस निकल रहा है तो हाईएस्ट वैल्यू सबसे पहले रहेगा,
लोवेस्ट वैल्यू बाद में रहेगा। थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, जिसको इन सिंबल इंटर क्वार्टाइल रेंज। अच्छा, इंटर क्वार्टाइल रेंज को कैसे लिख सकते हैं, तो आई क्यू आर इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1। Q3 में से Q1 को माइनस करेंगे तो हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज निकल के आएगा। अब ये Q3 और Q1 का रेंज बता दिया कि सबसे, अभी तो यहाँ पर जब रेंज निकाल लेते तो यहाँ सबसे लोवेस्ट वाला ले रहे थे और यहाँ सबसे हाईएस्ट वाला ले रहे थे, इस पूरे डेटा को ले रहे थे, लेकिन ये और थोड़ा कम कर दिया अपने एरिया को, स्कोप ऑफ एरिया को कम कर दिया। अब कहा कि सिर्फ Q1 और Q3 का डिफरेंस हम देखेंगे कि ये 50% क्या बात कह रहे हैं, ये 50% ये जो मीडियन आ रहा है वो किस इससे कितने पास हैं, कितने दूरी पे हैं, ठीक। और उसी तरह अगर हमें क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ IQR निकालना है, तो Q3 माइनस Q1 तो मिटा देती हूँ कहीं आपको यही ना लग जाए कि यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है, Q3 में से Q1 को माइनस करते हैं तो आपका एब्सोल्यूट मेजर का IQR निकल गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज। और कोएफिशिएंट ऑफ IQR क्या निकलेगा, Q3 माइनस Q1, पहले डिफरेंस निकालेंगे और फिर इसी का सम करेंगे, फिर इसका हम परसेंटेज में निकाल देंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, तो कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज निकल के आएगा। क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज इंटर क्वार्टाइल रेंज की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या लिख रहा है, दिस मेजर, इन दिस मेजर एक्सट्रीम वैल्यू हैज नो इफेक्ट। एक्सट्रीम वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है, ये सबसे एक्सट्रीम वैल्यू है ना, सबसे एक्सट्रीम वैल्यू तो वहां पर होगा ना, लेकिन उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने तो सिर्फ यहीं तक लेना है, ये बीच के 50% की बात हम कर रहे हैं, ना ही लोवेस्ट वैल्यू का कोई असर पड़ेगा और ना ही हाईएस्ट वैल्यू कोई असर पड़ेगा, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो Q1 यहाँ पर आएगा और Q3 यहाँ पर आएगा, तो हाईएस्ट लोवेस्ट का ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा हमारे आंसर में। फिर क्या है, इट इज नॉट अ गुड मेजर बिकॉज इट लीव्स आउट 50% ऑफ द वैल्यू, 50% ऑफ द वैल्यू को वो लीव कर देता है, छोड़ देता है, तो थोड़ा सा इसमें अच्छा नहीं माना जाता है, इस वजह से बस कि ये जो यहाँ का 25% था और यहाँ का 25% था, इन दोनों को ये क्या कर रहा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज इग्नोर कर दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है इस पे। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। सिंपल तो है ही, कुछ करना ही नहीं है, Q3 में से Q1 माइनस कर देना है और बस आंसर निकल गया। तो ये सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट है और इट इज सुटेबल फॉर ओपन एंडेड क्लासेस। ओके, चलो अब आता है नेक्स्ट आपका परसेंटाइल रेंज। परसेंटाइल रेंज क्या कह रहा है, जैसे क्वार्टाइल में हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, परसेंटाइल में हम उसको 100 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ 100 की लाइन हम बना नहीं सकते, समझ जाना, ठीक। ये 100 पार्ट में चीज़ों को डिवाइड करना, ओके। तो 100 पार्ट में जब हम डिवाइड करें तो मतलब थोड़ा सा और आपको प्रिस्क्राइब डेफिनेशन मिल गया, प्रिस्क्राइब आपको आंसर मिल गया, एक्यूरेसी आपको थोड़ी सी और मिल गई। तो इसमें क्या हो रहा है, जनरली जो मेजर माने जाते हैं परसेंटाइल रेंज जब हम निकालते हैं, और आपसे पूछा जैसे परसेंटाइल रेंज निकालो, तो परसेंटाइल रेंज में वैसे तो ये स्टार्ट होता है P1 से लेके पूरा P99 तक, P1 से लेके पूरा P99 तक जाता है, लेकिन जब आपसे परसेंटाइल रेंज निकालने की बात करें तो इन जनरल टर्म्स में हम P90 निकालते हैं, हम P90 निकालते हैं और P10 निकालते हैं, मतलब 90th वैल्यू और 10th वैल्यू के डिफरेंस को निकालना परसेंटाइल रेंज कहलाता है। तो परसेंटाइल रेंज इज इक्वल्स टू P90 माइनस P10। तो कोएफिशिएंट कैसे निकल गया, यहाँ पर P90 P10 का डिफरेंस एंड देन P90 P10 का हम सम करेंगे, इनटू 100 करेंगे और आपका निकल के आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज। चलिए, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन आपके लिए रखा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए सवाल यही है कि जल्दी से बताओ कि ये कौन सा सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है कि ये कंटिन्यूस सीरीज है। खुद को बताओ, मुझे मत बताओ, अपने आप को बताओ कि ये कौन सा सीरीज है। पहचान पा रहे हो कि नहीं सीरीज को, बस ये जानना है कि आपने सीरीज पहचान पा रहे हो कि नहीं, जल्दी से सोचो। आई होप समझ गए होगे कौन सा सीरीज है ये। चलो, तो ये सीरीज है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज है क्योंकि इसमें क्या दिया है, क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल दिया है ना, 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। अब ये इसके नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हैं। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इंटर क्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज और दोनों के कोफिशिएंट निकालने हैं। कैसे निकलेगा, कैसे सॉल्यूशन चलेगा इसका, नेक्स्ट स्लाइड पे कर लिया जाए इसको। चलो,
तो पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज निकालना और उसका कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला पहले लिखेंगे, फिर देखेंगे कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है, क्या क्या जानने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो अगर हमको इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1, और इसी का कोफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। साथ में सॉल्व किया करो, मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, आप अपनी कॉपी भी करते रहना चाहिए, बस यहाँ देखना नहीं है। फिर आपको क्या निकालना है, परसेंटाइज, इंटर क्वार्टाइल निकल गया, परसेंटाइल रेंज निकालना है, उसका क्या फॉर्मूला होगा, परसेंटाइल रेंज निकालना है, क्या फॉर्मूला है, P90 माइनस P10, और कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ PR परसेंटाइल रेंज, P90 माइनस P10 अपॉन P90 प्लस P10। ये आपका फॉर्मूला है। क्या क्या निकालना पड़ रहा है अब हम यहाँ पे क्या क्या निकालना पड़ेगा, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि Q3 क्या है, Q3 कैसे आएगा, Q3 निकालना होगा, Q1 निकालना होगा, और ये P90 निकालना होगा, P10 निकालना होगा, यही 4 चीज निकालना होगा ना। चलो सॉल्व करते हैं इसको, नया स्लाइड लेते हैं इसमें। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, अब जो जो भी डेटा यहाँ पर दिया था, यहाँ पर जो जो डेटा दिया था इसको हमें बनाना पड़ेगा, जैसे हम मीडियन निकालते थे उसी तरीके से। तो अब एक्स एफ एंड देन और क्या निकलता है, एक्स एफ निकलेगा, और क्या निकलेगा, जब हम मीडियन निकालते थे तो हमें क्या निकालना पड़ता था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता था। वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, रेंज पहले निकलेंगे, क्या का रेंज था, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 था, देन 60 to 80, 80 to 100, इतना रेंज था, मैं चेक कर लेती हूँ, इतना ही था ना, यस इतना था। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी दिया था, फ्रीक्वेंसी कितना कितना है, 4, 10, 15, 20 एंड देन 11। चलो अब एन नंबर निकालने के लिए, एन नंबर तो निकालना पड़ेगा ना, टोटल कितने नंबर ऑफ है, तो एन नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे निकलता था, बस जितनी फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड ऑन करते जाओ, 4 है, 4 प्लस 10 14, 14 प्लस 15 आ जाएगा 29, 29 प्लस 20 आ जाएगा 49, एंड देन 49 प्लस 11 कितना आ जाएगा, ये 60, ये आ गया 60, 4 5 6, यस एन कितना आ गया आपका 60 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब जिस तरीके से अब सवाल आ रहा होगा कि मैम Q3 Q1 और ये सब कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, जिस तरीके से आप मीडियन का फॉर्मूला पढ़े थे, थोड़ा सा बता देती हूँ। मीडियन का फॉर्मूला जिस तरीके से हम पढ़े थे, मीडियन का फॉर्मूला क्या था, n+1 अपॉन 2। 2 क्यों करते थे हम, क्योंकि पूरे डेटा सीरीज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम 2 से इसको डिवाइड करते थे। तो ये किसका था, ये तो था इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का था ये करना। रीजन भी बता चुकी हूँ अपने लेक्चर में कि क्यों n+1/2 इंडिविजुअल डिस्क्रीट में करते हैं और क्यों कंटिन्यूस में जाके जब हम मीडियन निकालते हैं तो सीरीज सिंपली n/2 हो जाता है। ये कंटिन्यूस सीरीज का था सिर्फ n/2। ठीक, यहाँ हटा दे रही हूँ, आप लोग को लगेगा कि मैंने फॉर्मूला बनाया है, यहाँ लिख देती हूँ, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का करना है तो ये वाला फॉर्मूला, और कंटिन्यूस सीरीज का करना है तो ये वाला फॉर्मूला। तो सिमिलरली जैसे मीडियन में हम ये काम कर रहे थे, वैसे ही हमें क्वार्टाइल का करना है। क्वार्टाइल में क्या हो रहा है, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में क्वार्टाइल कैसे निकलेगा, Q1 अगर निकालना है हम तो सिंपली इंडिविजुअल डिस्क्रीट में n+1/4 करेंगे, क्योंकि 4 पार्ट में वो डेटा हम डिवाइड कर रहे हैं। और अगर हम इसमें निकालने हैं क्या कहते हैं, कंटिन्यूस में निकालने हैं Q1, तो सिंपली कर देंगे n/4। ओके, n/4 आइटम या वैल्यू, n/4 आइटम या वैल्यू। ओके, अब हमें Q3 भी निकालना है तो क्या करेंगे हम, Q3 निकालना है तो अब सिंपली Q3 निकालना है, मतलब थर्ड वाली वैल्यू निकालना है, तो 3n+1/4 करेंगे अगर ये इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज है, और अगर कंटिन्यूस है तो 3n/4 सिंपली करेंगे, यही उसकी वैल्यू निकलेगी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया Q1 और Q3 निकालने का, Q1 और Q3 निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। ओके, अब परसेंटाइल भी निकालने क्या होगा, सिंपली परसेंटाइल को बताऊंगी बाद में, फिलहाल पहले भी Q3 और Q1 और Q3 निकालते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखते हैं।
चलो कलर चेंज कर लेती हूँ। हमें क्या निकालना है, Q1 निकालना है। Q1 कैसे निकलेगा, Q1 इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, कंटिन्यूस वाला यूज करेंगे, ये वाला। ठीक, Q1 निकालने के लिए, कोई कंटिन्यूस सीरीज चला तो कंटिन्यूस वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। Q1 इज इक्वल्स टू n/4। ठीक, तो अब n क्या है, n आया है आपका 60/4, कितना आ जाएगा 15, वैल्यू आया 15th आइटम आया। अभी 15th आइटम हमको निकालना पड़ेगा। 15th आइटम किस में आएगा, इस 14 वाले सीरीज में आएगा कि इस 29 वाले में आएगा, 14 के बाद 15 आता है तो इस वाले सीरीज में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो ये वाले चीज को ही हम ले लेंगे। अब फॉर्मूला क्या था, जैसे मीडियन का फॉर्मूला था L1 करके था, ये तो हमने निकाल लिया ना, वैल्यू बस निकाली है ना, लेकिन कंटिन्यूस के बाद हमारा मीडियन में जैसे फॉर्मूला था m इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस c अपॉन f इंटू आई, L1 आई मतलब L2 माइनस L1। ठीक है, जो पढ़े होगे, जो सॉल्व किए होगे, समझ लोगे कि मैं क्या कर रही हूँ, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद करना ही पड़ेगा आपको। तो सिमिलरली Q1 में कंटिन्यूस सीरीज का निकालना है, तो Q1 इज इक्वल्स टू L1 प्लस, अब जहाँ n/2 था मीडियन में, वहाँ n/4 हो जाएगा, यहाँ पर n/4 माइनस c अपॉन f इंटू L2 माइनस L1, ये आपका फॉर्मूला हो गया Q1 का। अब L1 क्या होता है, L1 होता है आपका ये लोअर लिमिट, L2 होता है आपका ये अपर लिमिट। फ्रीक्वेंसी आपकी होती है ये मिडिल वाली फ्रीक्वेंसी, और C जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होती है, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाली नहीं, इसके पहले वाली को कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, वैल्यू को पुट करेंगे बस, Q1 इज इक्वल्स टू L1 कितना है 40 प्लस n/4 आपका निकाला है हमने 15 माइनस C आ गया आपका 14 अपॉन F भी आपका है 15 इंटू L2 माइनस L1 करेंगे मतलब 60 माइनस 40 करेंगे, कितना आया 20। ठीक, इसी को बस सॉल्व करना है, 40 प्लस ये 1/15 आएगा इंटू 20, कट कर दो यहीं पर, 5 3 जा 5 4 जा, पॉइंट में आएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 9 चलता जाएगा। तो Q1 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 1.33, क्या आ गया, Q1 इज इक्वल्स टू 41.33। अभी तो बस ये Q1 आया है, अभी बस Q1 आया है, अभी हमें क्या निकालना है, Q3 भी निकालना है हमें Q3 भी निकालना है। ओके, तो Q3 निकालेंगे हम, तो Q3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब 3 लग जाएगा, 3 n/4, 3 इंटू एन कितना है हमारा 60/4, इसे सॉल्व करेंगे 15 आएगा, 15 इन 3 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा आपका 45th आइटम। तो 45th आइटम अब किस में आएगा, 45th आइटम आपका सेकंड वाले सीरीज में आएगा, ये 49 जहाँ पर लिखा है, तो इस L1 चेंज हो गया, L1 ये हो गया, L2 ये हो गया, फ्रीक्वेंसी ये हो गया, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका ये हो गया। तो अब फॉर्मूला वही है, Q3 इज इक्वल्स टू L1 प्लस 3n/4 माइनस C अपॉन F इंटू आई मतलब L2 माइनस L1। तो Q3 इज इक्वल्स टू L1 कितना है आपका इस वाले में 60 हो गया, प्लस 3n/4 आपका आया था 45 माइनस C कितना आ गया आपका, C आ गया आपका 29 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 इंटू 20, कुछ नहीं करना है तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 60 प्लस इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 16 आएगा। ओके, 16 अपॉन 20 इंटू 20, 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो Q3 कितना आ गया 60 प्लस 16, तो Q3 इज इक्वल्स टू 76, 76 आपका आ गया Q3। अब क्या निकालना है हमें, अभी हमारा सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ है, अभी लेंथी चलेगा अभी ये। अब हमें निकालना है फाइनली अपना इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज अब निकालेंगे हम, तो इंटरक्वार्टाइल रेंज इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1। ठीक, Q3 कितना है आपका, Q3 आपका 76 है, माइनस 41.33 करेंगे तो आपका आ जाएगा इंटरक्वार्टाइल रेंज कितना आएगा 76 माइनस 41.33, 34.67। ओके, ईयर्स लिख दो क्योंकि ये आपका ईयर्स में ही आपका यूनिट और ईयर्स में था। अब इसका कोएफिशिएंट निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ
इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या था, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। वैल्यू क्या आएगी, 76 माइनस 41.33 अपॉन 76 प्लस 41.33। यहाँ माइनस करने पे आया था आपका 34.67 अपॉन, इसको प्लस करेंगे 6 7 13 7 8 9 10 11 11 6.33। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको कर रहे हैं कहाँ पर करूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ठीक, इसकी वैल्यू है 0.2954। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम अपने 100 से, 0.2954 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 29.54 परसेंटेज में आंसर आएगा। ये आपका आंसर आ गया इसका। ठीक, तो अब आपके दो आंसर आए हैं, एक ये आंसर आया, कलर चेंज करके दिखा देती हूँ। आपका एक ये आंसर आया है इंटर क्वार्टाइल रेंज का और कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये दो आंसर आया। अभी भी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, सॉल्व हुआ है, अभी भी ये थोड़ा ही है। ठीक, अभी भी ये थोड़ा ही है। ओके, आई होप एक स्लाइड पे पूरा दिख रहा होगा। ये देख लो एक बार क्या किया था हमने, टेबल बनाया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, फिर उसके बाद Q1 निकाला पहले, फिर Q3 निकाला, फिर फॉर्मूला पुट किया, Q3 माइनस Q1, आंसर आया कोफिशिएंट ऑफ Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, आंसर आया आपका परसेंटेज में 29.54 परसेंटेज। अब क्या करना है हमें, अब हमें P10 निकालना है और P90 निकालना है क्योंकि हमें परसेंटाइल रेंज निकालना है। नेक्स्ट नया स्लाइड ले लेते हैं हम जल्दी से, वही काम करते हैं, जैसे हमने Q3 Q1 निकाला है वैसे ही हम निकालेंगे। सो X क्या है, F एंड देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 to 20 था, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड देन लास्टली 80 to 100 था या 80 to 100। ओके, F कितना है, फ्रीक्वेंसी 4, 10, 15, 20 एंड लास्टली 11। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 4, 14, 29, 49 एंड देन लास्टली 60। तो आपका n कितना आया, यहाँ पर 60 आया। इतना तक तो क्लियर हो गया होगा मैंने क्या किया है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें परसेंटाइल रेंज निकालना है। तो परसेंटाइल रेंज निकालने के लिए सबसे पहले P90 निकालना होगा। P90 कैसे निकलेगा, P90 कैसे नहीं, जैसे कि आपका Q3 निकल रहा था, Q1 निकल रहा था, वैसे ही P90 में लेकिन डिवाइड किससे होगा, मीडियन में 2 से हो रहा था क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था, क्वार्टाइल में 4 से होता है क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा था, वैसे ही परसेंटाइल आपको 100 पार्ट में डिवाइड कर रहा है आपके पूरे सीरीज को। तो 90 क्योंकि 90th वैल्यू निकाल लें, 90 n बाई 100। ठीक, P90 निकाले थे, P10 निकालेंगे तो 10 n बाई 100। अब दोनों का हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस सीरीज है क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस सीरीज इसलिए हम इसका ये लिखे हैं। ठीक, डिस्क्रीट और इंडिविजुअल होता तो n+1 हो जाता। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, तो पी के, अब कोई भी हो, यहाँ पर 90 हो या 10 हो, इज इक्वल्स टू L1 प्लस के, क्योंकि के यहाँ पर रहेगा n बाई 100 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। ये इसका फॉर्मूला हो गया टोटल कंप्लीट। अब इसी फॉर्मूला पुट करेंगे हम अपने वैल्यूज को पुट करते हैं। तो P10 निकालते हैं, पहले निकाल लेते हैं इसको, 10 n बाई 100, तो 10 इंटू 100 कितनी 60 है, ये 60 बाई 100, 0 0 0 0 कैंसिल, आपका आ गया 6th वैल्यू। 6th वैल्यू किस में आएगा, ये 14 वाले में आएगा 6th वैल्यू, 4 की वहाँ 4 तक ही है। ठीक, ये आ गया। तो फॉर्मूला पुट करेंगे, P10 इज इक्वल टू L1 प्लस 10P अपॉन 100 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। ठीक, तो P10 इज इक्वल टू L1 कितना हो गया, 20 हो गया, लोअर लिमिट, प्लस इस वैल्यू को निकाला ही है 6, माइनस सी आ गया आपका ये 4, ये आ गया आपका एफ, सी आ गया 4, एफ आ गया आपका 10 इंटू 20 का डिफरेंस था L2 माइनस L1 में, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया। तो P10 इज इक्वल टू 20 प्लस 2 अपॉन 10 इंटू 20, 0 0 कैंसिल, 4 आएगा,
तो P10 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 4, तो P10 कितना आ गया 24, एक ये वैल्यू आ गई आपकी। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको P90 निकालना है। ओके, तो अब P90 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो थोड़ा मैं थिन कर लेती हूँ बहुत। तो आपका ये क्या है 90n/100, तो 90 इंटू n कितना था 60 बाई 100, 0 0 0 कैंसिल, 9 6 जा 54, 54th आइटम करना है हमें। तो 54th कितने आएगा 9, 49 में नहीं आएगा, लास्ट वाले में आएगा 54th वाला। अब L1 L2 चेंज हो गया सब में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपकी इतनी हो जाएगी। चलो करते हैं सॉल्व। तो P90 इज इक्वल्स टू L1 प्लस यही ये वाला पार्ट, ठीक, 90n/100 माइनस C अपॉन F इंटू आई। तो P90 इज इक्वल्स टू L1 कितना आ गया आपका 80 प्लस इसको सॉल्व किए थे कितना आया था 54 माइनस C कितना है 49 अपॉन F आया है 11 इंटू 20। तो P90 इज इक्वल्स टू 80 प्लस इसको माइनस करें कितना आएगा 49 50 51 52 53 54 5 बाई 11 इंटू 20। तो सॉल्व करेंगे तो 80 प्लस इस पूरे को सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू आएगी इसकी 9.1, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे 9.1 आया। तो P90 इज इक्वल्स टू 89.1, P90 वैल्यू आ गई, P10 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें परसेंटाइल रेंज निकालना है। तो परसेंटाइल रेंज इज इक्वल्स टू P90 माइनस P10। P90 कितना दिया है आपका 89.1 माइनस 24, कितना आएगा ये आंसर, जल्दी बताओ कितना आएगा, यस 65.1 ईयर्स, ये आपका आ गया परसेंटाइल रेंज। अब कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज तो कितना आएगा ये P90 माइनस P10 अपॉन P90 प्लस P10, इसी को हमें सॉल्व करना है 89 माइनस 1 अपॉन माइनस 24 और 89.1 प्लस 24। माइनस की वैल्यू तो ऊपर लिखी है तो वापस से लिख सकते हो, यहाँ प्लस करना है कितना आ जाएगा, या 89 लिखा था ना मैंने, हाँ 89, 9 4 कितना आ जाएगा 3, ठीक 0.1 लगा देती हूँ 3 हो गया, ठीक 113.1। अब कितना आ जाएगा आंसर 0. जल्दी बताओ 575 अप्रॉक्स इतना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करते हुए परसेंटेज में आपका आंसर आता है तो 0.575 इंटू 100 कितना आ गया 57.5 परसेंटेज आपके आंसर में रहेगा। ये आपके दो आंसर आ गए, परसेंटाइल रेंज भी निकल गया, इंटर परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज भी निकल गया। तो अब जाके आपका ये पूरा सॉल्यूशन 2 स्लाइड में पूरा हुआ है। पहला ये Q1 Q3 निकाला, फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज और कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, और सिमिलरली P10 और P90 निकाला, फिर परसेंटाइल रेंज और कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज, इसको सॉल्व किया, तब जाके आपका ये पूरा क्वेश्चन, ये जो पूरा क्वेश्चन था अब जाके ये सॉल्व हुआ। ये जो आपका ये क्वेश्चन दिया था जिसमें 2 चीज पूछा था, परसेंटाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, और इन्हीं दोनों के कोफिशिएंट पूछे थे, तो अब जाके ये 4 चीज निकले और सॉल्व हुए आपके क्वेश्चन। ओके, सॉल्यूशन आपके बुक लैंग्वेज वाला वहां पर लिखा हुआ है, ठीक। और अगर एग्जाम में अगर आपको ये आता है, आपने प्रैक्टिस किया है, तो ये जो जितने 20 नंबर का क्वेश्चन ये हो सकता है पूरी तरीके से, तो ये जो 20 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपका है सॉल्व करने को दे दिया, तो आपका 20 मार्क्स आपके हाथ में है अगर आपने सही से सॉल्व कर दिया। बहुत आसान है, इससे इजी कैलकुलेशन तो कोई हो ही नहीं। स्टैटिस्टिक्स बनाए इसीलिए गया है ताकि आपके कैलकुलेशन को ईजी करा जा सके, ताकि आप आसान तरीके से सॉल्व कर सको अपने क्वेश्चंस को। सो बहुत ही बेटर है, बहुत ही बढ़िया है, प्रैक्टिस लेकिन ज़रूरी है, प्रैक्टिस करोगे तभी कॉन्फिडेंट आ पाएगा आपके एग्जाम के टाइम पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने रेंज पढ़ा, इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ा और परसेंटाइल रेंज पढ़ा। नेक्स्ट जो आपका सेशन स्टार्ट होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो आपका रहेगा नेक्स्ट जिसमें हम एवरेज निकालने वाले, एवरेज के
पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आ गया था आपका क्वार्टाइल डेविएशन, या जिसको कहते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब क्यों सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं, क्यों क्वार्टाइल, क्या करता है क्वार्टाइल डेविएशन, ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्टैटिस्टिक्स का इतना डिटेल लेक्चर आपको आई डोंट थिंक सो कहीं दिखेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं आज, रेंज का भी लगा लिया, इंटर क्वार्टाइल और परसेंटाइल रेंज भी लगा लिया है। सो अभी भी जो बच्चे हैं जो पहली बार देख रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ एंड में बोल रही हूँ, कमेंट करके जरूर बताना लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया। ठीक, आई होप सो पसंद आया होगा कि बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, ढूंढ के निकाला गया है कौन से क्वेश्चन कराना चाहिए जिसमें सारी चीज़ कवर हो जाए। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस लेक्चर को। व्हाट्सएप ग्रुप जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन जरूर कर लेना है। टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच।